Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। तो कैनाल में हमने कहा कि वाटर है, वो वाटर फ्लो कर रहा है उसमें। कैसे? जैसे आप मान लीजिए कि ये कैनाल है और ये इसमें पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक। और इस कैनाल की एक विड्थ दे रखी है मेरे को कि कितनी इसकी विड्थ है। ये हो गई इसकी ब्रेथ। ब्रेथ कितनी दे रखी है? 6 मीटर वाइड, 6 मीटर। और इसकी जो डेप्थ है, मतलब की गहराई जो दे रखी है, वो दे रखी है आपको कितना? 1.5 मीटर डीप। मतलब ये जो कैनाल है, ये ऐसे मतलब इसमें पानी फ्लो कर रहा है और ये कितनी गहरी है? 1.5 मीटर। तो ये एक तरह से इसकी हाइट दे दी। तो कैनाल जो है, कैनाल को अगर मैं देखूं तो कैनाल का मतलब क्या हो गया? कोई भी नहर जो होती है जिसमें पानी फ्लो करता है, तो अगर हम उसको देखें तो उसमें आप ये देखिएगा कि आपको उसकी ना कुछ चौड़ाई दिखाई देगी। तो वो चौड़ाई तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया 6 मीटर, और उसकी कुछ गहराई होगी। तो गहराई जो है वो इन्होंने दे रखी है कितनी? 1.5 मीटर। तो अगर देखा जाए तो कैनाल में एक लंबा, बहुत लंबा क्यूबॉइड है, जिसकी हाइट मुझे पता है, जिसकी ब्रेथ मुझे पता है, लेकिन लेंथ में नहीं बता सकता। लेंथ मुझे पूरी कैनाल की नापनी पड़ेगी कि कितनी लंबी कैनाल है। तो ये वही, ऐसा ही एग्जांपल हमने पहले भी करा था जिसमें पाइप वाला था कि पाइप में से इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद a स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये इसकी स्पीड है, जिस स्पीड से पानी इसमें फ्लो कर रहा है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा, यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा कि पानी की लेंथ कितनी है। पानी की लेंथ कितनी है कि 1 घंटे में, 1 आवर में 10 किलोमीटर पानी जो है, पानी की 10 किलोमीटर लेंथ जो है वो फ्लो करके निकल जाती है। अब ये क्या पूछ रहे हैं? हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो ये जो कैनाल है ना, ये कैनाल ऐसे फ्लो करते 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 फाइनली ये कहाँ जाती है? ये किसी फील्ड में जाती है। फील्ड मतलब किसी खेत में जाती है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमें अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उसमें इरिगेशन के लिए अलग अलग तरीके का हमको पानी चाहिए होता है। कि मतलब किसी में मेरे को स्टैंडिंग वाटर चाहिए, किसी में मेरे को फ्लोइंग वाटर चाहिए, और किसी में मेरे को सिर्फ वाटर बस एब्जॉर्ब कर ले। जो ग्राउंड है, जो फील्ड है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, बस इतना पानी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग टाइप की क्रॉप्स पर। तो अभी कोई क्रॉप है उसमें मेरे को 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे पूरा का पूरा फील्ड है, उस फील्ड को कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी से उसकी बाउंड्री बना दी गई, ताकि उसमें 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहे, स्टैंडिंग वाटर रहे। ऐसा हो गया। आप मान लीजिए कि ये फील्ड है। आप मान लीजिए कि ये फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर मुझे 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। 8 सेंटीमीटर। तो फील्ड की हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब फील्ड की लेंथ कितनी है? मतलब जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, जो खेत है, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी ब्रेथ कितनी है, ये देखना है। लेंथ और ब्रेथ, ये दोनों चीजें देखनी है। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो मुझे लेंथ और ब्रेथ अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है, यानी कि मुझे एरिया निकालना है।
और कितने मिनट में, उन्होंने बोला कि 30 मिनट में कितना कितना वो मतलब एरिया को इरिगेट कर देगा अगर 8 सेंटीमीटर हाइट है तो, ठीक है। तो मतलब पानी जो है वो कितनी देर में फ्लो करेगा, वो 30 मिनट्स में फ्लो करेगा। तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा यहाँ पर लेंथ ऑफ वाटर, लेंथ ऑफ वाटर which flows through the canal in 60 minutes। 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स हो गया ना बेटा। लेंथ ऑफ वाटर which flows through the canal in 60 minutes। 60 मिनट्स में कितना लेंथ फ्लो कर जाता है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। so length of water which flows through the canal in 30 minutes कितना हो जाएगा बताएंगे, बताएंगे कितना हो जाएगा। सर 5 किलोमीटर। हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा, बिल्कुल सही। जब 60 मिनट्स में 10 किलोमीटर जा रहा है तो 30 मिनट्स में कितना, उसका हाफ, यानी कि 5 किलोमीटर लेंथ फ्लो कर जाएगी पानी की। तो ये हो गया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का मतलब हो गया बेटा कितना, 5000 मीटर। Therefore, volume of water which flows through the canal in 30 minutes, 30 minutes is equal to length into breadth into height। तो देखिए आधे घंटे में कितनी लेंथ फ्लो कर गई, आधे घंटे में कितनी लेंथ फ्लो कर गई, 5000 मीटर। तो लेंथ की जगह लिखिए 5000, और ब्रेथ जो है वो ब्रेथ ये है 6 मीटर, ब्रेथ हो गई 6, और हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। ये हो गया 1.5, इसमें पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 500 मल्टीप्लाई बाई 15 6 होता है 90, 9 5 जा 45, 45 के आगे 1 2 3, तीन जीरो लगाओ, 45,000 मीटर क्यूब। तो आधे घंटे में इतना वॉल्यूम 45,000 मीटर क्यूब वो यहाँ से कैनाल में से फ्लो कर जाएगा। फ्लो करके कहाँ गिरेगा, आकर इस खेत में गिरेगा। फिर खेत में धीरे 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 पानी का लेवल बढ़ना शुरू होगा। मुझे कितना लेवल चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर जो उसकी स्टैंडिंग हाइट चाहिए, वाटर की हाइट दे रखी है, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि एरिया निकालना है। तो मैं ये कहूँगा कि वॉल्यूम of water required in the field in 30 minutes कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और कितना, भाई जितना कैनाल में से आधे घंटे में पानी आया सारा यही तो गिरेगा आकर। तो इसका मतलब सारी की सारी वॉल्यूम यहाँ इकट्ठी हो जाएगी पानी की। तो यानी कि फील्ड का वॉल्यूम और यहाँ पर आधे घंटे में जो पानी आया उसका वॉल्यूम, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बताइए समझ गया मेरी बात। हाँ जी सर। यस सर। is equal to 45,000 मीटर क्यूब। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है बेटा, एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना है, देखिए 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर को मैं बोलूंगा 8 अपॉन 100 मीटर
इज इक्वल टू 45,000 डब्ल्यू। ये कितना हो गया 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 8। अब 8 को 8 से इसको डिवाइड करो। 8 6 जा नहीं 8 5 जा 8 5 जा 40 45 माइनस 45 माइनस 40 कितना हो गया 5 5 0 50 8 6 जा 48 50 माइनस 48 कितना हो गया 2 2 0 20 8 2 जा 16 20 माइनस 16 4 4 0 40 8 5 जा 40। ठीक है 5625 के आगे 2 जीरो लगाइए इतना मीटर स्क्वायर इतना एरिया इरिगेट हो जाएगा। बताइए जी क्लियर है सभी को? यस सर। ओके सर। सर लेकिन एक बात ये पूछनी थी कि जो फील्ड है हमने उसको क्यूबॉइड क्यों एज्यूम करा? हाँ हमने उसको क्यूबॉइड कंसीडर करा है क्योंकि जो फील्ड है एग्रीकल्चरल फील्ड जो है वो कहीं पर भी देखिएगा क्यूबॉइडल शेप के ही होते हैं। ना तो सिलेंड्रिकल होता ना सर्कुलर होता ना ट्राइंगल होता क्यूबॉइडल ही होता है। समझ गए? ओके सर। हाँ जी। अच्छा इसके अलावा बताओ लक्ष्य क्वेश्चन भेज दिया? यस सर भेज दिया। ठीक है ये तो बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर आप अभी डाउट्स ले रहे हैं? हाँ सर आप अभी डाउट्स ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं ये तो इसका एक डाउट है वो बता रहा हूँ और फिर मेरे को सर्कल से स्टार्ट कराना है। ओके सर। सर इस बार सर्कल्स हम एनसीईआरटी से करेंगे या आरडी शर्मा से? पहले एक बार एनसीईआरटी से करेंगे एनसीईआरटी से कंप्लीट होने के बाद में फिर उसके बाद में आरडी से करेंगे। पहले एक बार सारे चैप्टर्स जितने भी हैं वो आप देख रहे होंगे कि एक एक बार हम सब एनसीईआरटी से कर रहे हैं उसके बाद आरडी से कर रहे हैं। ओके ओके सर। देखिए क्वेश्चन क्या है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। if tan theta is equal to a upon x find the value tan theta is equal to a upon x find the value of x upon under root a square plus x square x upon under root a square plus x square। अब देखिएगा क्या करना है इसमें मुझे कैसे भी करके जैसे यहाँ पर मुझे सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है tan थीटा और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा मैं कैसे भी करके इसमें a अपॉन x या x अपॉन a ये वाला फॉर्मेट लिखा रहूंगा। ठीक है तो आप ये देखिएगा कि जैसे ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है मैं काम करता हूँ यहाँ जो डिनोमिनेटर है ना मैं डिनोमिनेटर में से a अपॉन x बनाने के लिए मैं x स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। आप देखिएगा इसमें हमने क्या करा x अपॉन अंडर रूट क्या है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा देखो जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर भी मेरे पास ये लिखा हुआ है 2x प्लस 16 फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 2x प्लस 16। अब 2x प्लस 16 में हम ये कहते हैं कि हमने 2 कॉमन ले लिया। देखो जैसे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर हम ये बोल देते हैं ब्रैकेट में बचा x प्लस 8 क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले लिया। ये x प्लस 8 कैसे बचता है हम 2x को भी 2 से डिवाइड करते हैं और 16 को भी 2 से डिवाइड करते हैं। हम जो भी टर्म कॉमन लेते हैं
हम उससे ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म्स को डिवाइड करते हैं। ऐसे देखिए, ये 2x + 16 है ना, आपने देखते ही कहा कि आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 2 कॉमन लिया, मतलब आपने ये जो 2x है इसको भी 2 से डिवाइड करा, और ये जो 16 है इसको भी 2 से डिवाइड करा। देखो क्या हो गया, 2 8 + 16 और 2 से 2 कर दिया, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर x + 8। ब्रैकेट के अंदर जब आपने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x + 8। इसका मतलब क्या है कि अंदर वाली दोनों टर्म्स को आपने जो टर्म आप कॉमन ले रहे हो उससे आपने अंदर वाली दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया। बताइए, समझ में आया? सर ये तो गिवन नहीं था सर, एक बार ये बता दीजिए वो दोबारा। छोड़ो, पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं, यस सर। है ना? अब जरा यहाँ पर देखो, मुझे तो एक चीज पता है कि tan थीटा की वैल्यू मुझे a/x दे रखी है, तो मुझे a/x चाहिए। कैसे? आप यहाँ पर आप अंडर रूट के अंदर ही x² कॉमन ले लो, तो x/√। जब मैं x² कॉमन लूंगा, अंडर रूट के अंदर ही ले रहा हूँ कॉमन, तो इसका मतलब ये जो a² है इसको भी मैं x² से डिवाइड कर रहा हूँ, और ये जो x² है इसको भी मैं x² से डिवाइड कर रहा हूँ। ये समझ में आता है कि नहीं? इससे कोरिलेट करके देखो, समझ गए? मैंने अंडर रूट के अंदर ही x² कॉमन ले लिया, ताकि मुझे पता है ना x² मैंने कॉमन इस वजह से लिया है क्योंकि कॉमन लूंगा x² को तो x² ही डिनोमिनेटर में आएगा, तो a² + x² अब इससे क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए x² से x² कट गया। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये है न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, अंडर रूट में x² है, ये जो पहले x² लिखा हुआ है ये अंडर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगा, x। बताइए, ये यस अंडर सर। रूट के बाहर आकर x हो जाएगा। फिर देखिए अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है a²/x², तो a²/x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, a/x का होल स्क्वायर प्लस x² से x² कट गया तो क्या आ गया 1, तो ये हो गया 1। इतना बताइए, इतना सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। लक्ष्य बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस x से तो ये x कैंसिल आउट हो गया, ये जो a/x है, a/x मुझे क्या दे रखा है, tan थीटा, तो मैं लिख दूंगा ये हो जाएगा 1/√, इस a/x की जगह मैंने लिख दिया tan थीटा और उसका स्क्वायर है ये, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा और +1 तो आगे है ही। अच्छा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec सेक स्क्वायर थीटा। थीटा होता है, तो ये हो गया 1/√, sec स्क्वायर थीटा। जो sec स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, sec थीटा का होल स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगा, sec सेक थीटा, है ना? तो ये क्या हो गया 1/sec थीटा, और 1/sec थीटा को हम क्या बोल देते हैं, कोस थीटा। cos थीटा, तो इसका आंसर cos थीटा है। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, लक्ष्य कब है पेपर, कल है क्या? सर परसों। परसों है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये मैं मिटा रहा हूँ इधर से। ये क्वेश्चन अच्छा था वैसे, tan थीटा वाला। एक क्वेश्चन और नोट करें सभी बच्चे, ये भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन दे भी रखा है एनसीईआरटी में। आप देखिएगा, क्वेश्चन है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, पॉइंट P divides the line segment
Point P divides the line segment joining the points. Point P divides the line segment joining the points A to 1, A 2, 1 and B 5, minus 8 such that AP upon PB is equal to 1 upon 3. 1 upon 3. If capital P lies on the line, 2x minus y plus k is equal to 0, find the value of k. Find the value of k. Point capital P divides the line segment joining the points A 2, 1 and B 5, minus 8. ठीक है, तो पहले तो आप बना लीजिए इसको, दोनों पॉइंट्स को बनाओ। एक पॉइंट है A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 1 और एक पॉइंट है B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, माइनस 8। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, माइनस 8, ठीक है। और ये दे रखा है सच दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। यहाँ बीच में पॉइंट लाई कर रहा है P, तो AP अपॉन PB यानी कि AP इज टू PB इसका रेशियो दे रखा है 1:3। तो M1 की वैल्यू 1 है तो M2 की वैल्यू 3 है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया M1 और M2। उसके बाद मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दूंगा। देखिएगा y, ये मिटा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। Bisection formula, coordinates of P is equal to M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2, comma M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ये मेरे को निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, P के कोऑर्डिनेट्स M1 x2, M1 क्या है 1, x2 क्या है 5, तो 1 into 5 प्लस M2 x1 यानी कि 3 into 2 अपॉन M1 plus M2 यानी कि 1 plus 3, कॉमा M1 y2 1 into minus 8, 1 into minus 8 plus M2 y1 यानी कि 3 into 1, 3 into 1 अपॉन 1 plus 3, 1 into 5 है 5 और 3 to 6, 5 plus 6 हो गया 11 अपॉन 4, 1 into minus 8 plus 3, minus 8 plus 3 कितना हो गया -5 अपॉन 4। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास किसके, ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये बोल रहे हैं कि if capital P lies on the line 2x minus y plus k is equal to 0, find the value of k। तो इसका मतलब जो पॉइंट P है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो पॉइंट P पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आई है x और y वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
यानी कि x की वैल्यू 11/4 यहाँ रख दीजिए, y की वैल्यू -5/4 यहाँ रख दीजिए और आप k की वैल्यू निकाल लीजिए। हम करेंगे सिंस p lies on 2x minus y plus k is equal to 0, so it will satisfy this equation. It will satisfy this equation. तो 2x का मतलब क्या है? 2 into 11/4 माइनस वाई, तो माइनस माइनस तो आ गया और y की जगह -5/4 और प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 2 into 11 यानी कि 22/4 माइनस माइनस यानी कि प्लस 5/4 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 22 प्लस 5 हो गया 27/4 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हो गई -27/4। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सर्कल्स। तो ये है सर्कल्स, पेज नंबर 206, चैप्टर नंबर 10। चलिए, चैप्टर 10 सर्कल्स। अब इसमें देखिएगा कि सर्कल्स में हमको यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए सर्कल का एरिया होता है, एरिया निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, वो सब कुछ नहीं करना। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जैसे हम ना ये ट्रायंगल्स देखते थे या क्वाड्रिलेटरल की बात करते थे, तो उसमें हम कुछ थ्योरम्स करते थे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखी जाएंगी जो बेसिकली डिपेंड करेंगी सर्कल पर लाई करने वाले टेंजेंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक टेंजेंट डिफाइन करेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। देखिएगा, a line which touches the circle at a single point and passes through is called a tangent। तो हम टेंजेंट बोलते हैं। ऐसे मान लीजिए ये हमें एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर को हमने बोल दिया O, सेंटर को हमने बोल दिया O, और एक स्ट्रेट लाइन है जो इसको टच करके ऐसे निकल रही है, तो हम इसको बोल देंगे टेंजेंट। सभी को क्लियर है ये चीज?
हाँ जी यस सर। सर। सभी को क्लियर है? ठीक है, हम इसको बोल देंगे टेंजेंट। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को टच करते हुए निकले, सर्कल को टच करते हुए पास हो जाए और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, तो उस दो पॉइंट, उस लाइन को, उस स्ट्रेट लाइन को मैं बोलता हूँ टेंजेंट। टेंजेंट के बाद फिर हम अगला देखेंगे सीकेंट, SECANT, सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? A line which touches the circle at, सर हाँ जी बोलिए। सर सीकेंड की पूरी स्पेलिंग नहीं दिख रही इधर सर। अच्छा, स्क्रीन में आ नहीं रहा क्या? नो सर। आ गया? आप ठीक है सर, थैंक यू। SECANT, secant, a line which touches the circle at 2 points and passes through is called a secant. अच्छा, ये क्या होगा? जैसे एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, एक स्ट्रेट लाइन आई और इस सर्कल को 2 पॉइंट पर काट कर, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, एंड इट पासेस थ्रू, तो इसको बोल देते हैं हम सीकेंट। उसके बाद अगला लिखेंगे कॉर्ड। कॉर्ड, a line which touches the circle at 2 points and doesn't pass through is called a chord। एक लाइन ऐसी जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करे लेकिन वो पास थ्रू ना हो, मतलब बाहर ना निकले सर्कल से, सर्कल के अंदर अंदर ही रहे, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ये सर्कल का सेंटर हो गया O, जिसको मैंने बोल दिया AB। ये क्या हो गया? ये हो गई कॉर्ड। क्योंकि ये क्या है, ये जो लाइन है AB, ये लाइन AB इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है, लेकिन इट इज नॉट पासिंग थ्रू, वो आर पार नहीं निकल रही है, वो सर्कल के अंदर ही है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं हम कॉर्ड। नेक्स्ट नोट करिए डायमीटर, ये तो खैर आपको पता ही है, तो लिख लीजिए। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसी भी सर्कल में जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल,
the longest chord in a circle passes through its the longest chord in a circle passes through its center is called the diameter. Is called the diameter. ये सेंटर है O और यहां से पास करने वाली कॉर्ड वो जितनी भी कॉर्ड्स आप इसमें बनाएंगे सर्कल के अंदर आप जितने भी कॉर्ड्स बनाएंगे तो उन सब कॉर्ड्स में सबसे लंबी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास करती है और इस कॉर्ड को ही हम लोग बोल देते हैं डायमीटर। तो ए बी इज diameter and OB is radius। ये हो गया रेडियस। ठीक है, चलिए जी, एक तो ये सारी डेफिनेशंस हो गई इसकी। उसके अलावा हम ये देखेंगे थ्योरम 1। थ्योरम 1 नोट करिए इसमें। फर्स्ट थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius is perpendicular to the radius. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Through the point of contact. The tangent at any point of a circle. क्या है इसका मतलब? जरा देखिएगा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सर्कल है और इस सर्कल पर मैं कोई टेंजेंट बनाऊं। ये सर्कल का सेंटर हो गया O और मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करा। तो टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू एंड टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट पर टच करती है और पास थ्रू कर जाती है, मतलब निकल जाती है एक बार टच करते हुए। तो हमने इसको बोल दिया एक्स वाई हमने इसको टेंजेंट को बोल दिया। और अगर मैं यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसके अंदर सर्कल के अंदर हम रेडियस कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइट। भाई अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लूं तो यहाँ भी रेडियस, यहाँ पर लूं तो ये भी आर, ये भी आर, है ना, इधर लूं तो ये भी आर, तो कितने रेडियस बन सकते हैं इसके अंदर? इनफाइनाइट। लेकिन इन सबको छोड़िए, आप जो रेडियस बनाएं वो रेडियस ऐसा बनाएंगे कि वो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट टच करता हुआ निकल रहा है ना, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर अगर आप रेडियस बनाओगे तो रेडियस में और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये है पहली थ्योरम। क्या? दोबारा से पढ़िए जरा इसका स्टेटमेंट। इसके स्टेटमेंट में क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट डाल दो, टेंजेंट बना दो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको बोलते हैं जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच करता हुआ निकल जाए। टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करता हुआ निकलता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बताइए जी, क्लियर है? यस सर, यस यस सर, सर। ये हाँ थ्योरी जी क्लियर सर। है? हाँ जी ये सर। इन यस दोनों सर। के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। ठीक है, अब एक काम करिए, इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। ये है पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है। अब इसमें हम ये कहेंगे अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये पॉइंट है O और एक ये लाइन है एक्स वाई। ठीक है, एक ये लाइन एक्स वाई, भाई टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो अगर मैं इस चीज को प्रूव करना चाहूँ, हालांकि इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो प्रूफ किस तरीके से होगा देखिएगा। ये कहेंगे if we want to calculate if we want to calculate the shortest distance if you want to calculate the shortest distance between point O between point O and the tangent xy, जो टेंजेंट है एक्स वाई और पॉइंट ओ के बीच में अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि लेट अस सी यहाँ पर ये कहेंगे कि चलिए हमने ना यहाँ से मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने ओ से एक्स वाई पर एक लाइन इधर बनाई, उसको मैंने बोल दिया ओ क्यू, एक लाइन और बनाई ओ आर, ये बनाई। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ओपी is less than OR is less than OQ, or any other line which is not perpendicular, which is not perpendicular to XY। अब आप समझिएगा, आप लोग शायद जानते होंगे कि किसी भी एक पॉइंट और किसी भी एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। बताइए ये चीज पता है कि नहीं पता? यस सर। किसी भी एक पॉइंट और किसी भी एक लाइन के बीच में। हाँ बताइए, क्या क्या पूछ रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, एक मिनट वेट करिए। हम ये जानते हैं कि किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसलिए मैं कहूंगा कि ओपी ओआर से भी छोटा होगा, ओक्यू से भी छोटा होगा। हम ये कहेंगे कि ओपी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन O and
OP is the perpendicular distance between O and XY. So it will be the shortest distance. So it will be the shortest distance. Shortest distance होगा. Also P lies on the circle. So OP is called radius of the circle. OP is called radius of the circle. क्योंकि पॉइंट P सर्कल पर लाई करता है तो OP is called radius of the circle. Hence proof. ठीक, तो इसमें इसका जो प्रूफ है इसमें किसी तरीके की कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको लिखकर ये चीज बतानी है कि मैं पॉइंट O और ये जो लाइन है XY, मैं इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ. तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो हमने ये बोला कि O से मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और XY पर वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. और मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो पॉइंट P पर यहाँ पर टच कर रहा है, और जो पॉइंट P है, पॉइंट P तो सर्कल पर भी लाई करता है. तो अगर सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो जो लाइन बनती है उस लाइन को हम बोल देते हैं रेडियस. तो hence it is proved that कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री एंगल बनता है. बताइए जी, क्लियर है? यस सर. सर मुझे डाउट है सर, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फंडा समझ नहीं आया परपेंडिकुलर का. कौन सा वाला? ये जो परपेंडिकुलर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना OP, हाँ, वो मेरे को समझ नहीं आया सर. नहीं, इसमें देख, एक तो आप जैसे देखोगे ना तो देखकर भी चीज क्लियर होगी कि ये वाली लेंथ जो है ऑब्वियस सी बात है सर्कल के बाहर लाई कर रहा है और सर्कल के अंदर ये लाई कर रहा है, तो OP विल बी लेस देन OQ, दिखाई भी दे रहा है. OP विल बी लेस देन OR. तो सर्कल के बाहर लाई करने वाले कितने भी पॉइंट हो, ठीक, मतलब टेंजेंट पर कितने भी पॉइंट आप ले लीजिए तो वो सारे के सारे जो लेंथ है वो सारे के सारे लेंथ बड़े होंगे. ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया आपने, ये परपेंडिकुलर ही सबसे छोटा डिस्टेंस होता है. हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस निकालते हैं, सॉरी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो परपेंडिकुलर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ये स्टेटमेंट याद रखिए, ठीक है ना? तो इस वजह से मैंने कहा कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो वो परपेंडिकुलर कहाँ मिला मेरे को, वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिला, टेंजेंट जहां पर सर्कल को टच कर रहा है. तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर रेडियस और टेंजेंट और सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री. ठीक, तो इसका ये स्टेटमेंट आप लिखकर बस इतना सा प्रूफ कर दीजिएगा अगर पूछा जाता है तो, नहीं तो पूछा नहीं जाता वैसे ये वाला प्रूफ. बताइए जी, सभी को क्लियर है? यस सर. हाँ जी सर. ठीक है, यस सर. बस तो जी इतना कर लीजिए, आगे मैं कल कंटिन्यू करवाता हूँ. ठीक है, चलिए जी फिर. ओके सर एक मिनट नोट कर लूं मैं. हाँ, नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो. एक्सक्यूज मी सर. बाय सर. ओके बाय. हाँ जी, बताइए क्या करें? सर डाउट क्लास कब लेंगे? मैं कल या परसों ले लूं? हाँ जी सर. मैं परसों ले लेता हूँ बेटा, मुझे ना एक बार रिमाइंड करा देना बस.